Hello friends, welcome back to our channel. It's Narendra Kumar and now we study about the gravitation chapter. तो अब करते हैं gravitation chapter के next topic, that is the vector form of gravitation law. क्या करते हैं भाई? Vector form of Newton's law of gravitation. कि gravitation का अगर vector form करना होगा तो कैसे करूंगा भाई? ठीक है, तो सपोज करते हैं आपके पास एक बार लीनियर इनइक्वालिटी में बता देता हूं क्या आपके पास कि दो मासेस लेता हूं, दैट इज मास m1 मास m2 विद सेपरेशन डिस्टेंस मैंने ले लिया r. क्लियर है? अब यहां पे जो m1 जो फोर्स लगाएगा दैट वन इज द, आपके पास जो फोर्स लगाएगा दैट इज F12 फोर्स ऑफ 1/2. ठीक है, और आपके पास जो डिस्टेंस लूंगा डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज r12. यहां पे ये m2 जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये फोर्स लगाएगा दैट इज F21 और डिस्टेंस लूंगा दैट इज r21. ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से काम करेगा. तो अब इसको अगर ट्रायंगल फॉर्म में करूंगा तो ट्रायंगल फॉर्म में कैसे हो जाएगा? आपके पास सपोज कर लेते हैं आपके पास XY प्लेन ले लिया, यहाँ पे दो मासेस मान लिए, ये आपके पास ओरिजिन हो गया, दो मासेस माने दैट इज m1 एंड m2, टू मासेस. That this one is the r1, this one is the displacement vector that is r2, और ये आपके पास ये लगा that is ये आपके पास कोई फोर्स लग गया. ठीक है, अब यहाँ पे जब जो फोर्स लगेगा that is F12 और ये जो फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या आपके पास क्या लगाएगा F21. ठीक है, अब इसका अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करूंगा तो r12 और इसका अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करूंगा तो r21. क्लियर है? अब मैंने पढ़ा हुआ है न्यूटन लॉ से दैट F इज इक्वल टू में G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर. ये हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब जब इसको वेक्टर फॉर्म में करूंगा देन अगर मैं यहां से क्या करूं भाई F12 को अगर निकालूं देन F12 इज इक्वल टू में G m1 m2 अपॉन में, अब आपके पास डिस्टेंस कौन सी लूंगा? r12 की लूंगा. देन आपके पास डिस्टेंस, बट आपके पास अगर डिस्टेंस लेता हूं r12 तो आपके पास ये फोर्स बराबर हो जाएगा, इसलिए मैं अपोजिट डिस्टेंस लेता हूं दैट इज r21. तो मैंने क्या लिया दैट इज r21 का यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के साथ में मैंने इसका कंपोनेंट वेक्टर ले लिया दैट इज r21 का कैप. ठीक है भाई, तो आपके पास यूनिट वेक्टर के टर्म में आ गया. अब आपको ये पता होना चाहिए क्या कि r21 का अगर कैप लिखता हूं तो आप इसका मतलब क्या है दैट इज r21 अपॉन में r21 और मॉडुलस इसका. ठीक है, अब यहाँ पे जब इसकी कैप की वैल्यू को रखता हूं देन आपके पास जो F12 फोर्स आएगा दैट इज G m1 m2 अपॉन में r21 का स्क्वायर. जी सॉरी भाई, r21 का स्क्वायर करना भाई इसको, क्योंकि आपके पास स्क्वायर के टर्म है. ठीक है, इसका स्क्वायर इनटू में अगर इसको लिखता हूं दैट इज r21 अपॉन में r21. ठीक है, अब ये अगर मैं देखता हूं तो आपके पास क्या है, दोनों का है मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन आपके पास F12 आ गया दैट इज G m1 m2 अपॉन में r21 का यूनिट वेक्टर का क्यूब इनटू में r21 का यूनिट वेक्टर. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब यहीं से अगर मैं आपके पास फोर्स निकालूं ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट देन F21 इज इक्वल टू मैं निकालता हूं तो F21 क्या हो जाएगा दैट इज G m1 m2 अपॉन में, अब डिस्टेंस अगर लूंगा तो अपोजिट वाली डिस्टेंस कौन सी आ जाएगी दैट इज r12 का स्क्वायर इनटू में r12 का कैप. ठीक है, यूनिट वेक्टर जो हमने लिया था. अब यहाँ पे सेम इसकी तरह कंपोनेंट अप्लाई करूंगा तो आपके पास F12 क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज F21 इज इक्वल टू में G m1 m2 अपॉन में r12 का क्यूब. ठीक है, आपके पास क्यूब हो गया इनटू में r12 का यूनिट वेक्टर. क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई. अब अगर मैं देखता हूं तो F12 आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अब आपके पास क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड लॉ क्या अकॉर्डिंग में क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ दैट F12 इज इक्वल टू माइनस का F21. यही होता है भाई. ठीक है, अब ये तो आपके पास हो गया इस सिंप्लीफाइड टर्म में. अब मैं एक चीज और रख सकता हूं क्या कि अगर मैं यहां से r12 की वैल्यू को अगर रखता हूं, किसकी वैल्यू को रखूंगा दैट इज r12 यूनिट वेक्टर की वैल्यू को रखता हूं तो r12 की, अब इसके अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो r12 की अगर मैं वैल्यू करूंगा तो क्या हो जाएगा r2 माइनस r1 जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज r2 माइनस में
R1, और अगर R21 की अगर मैं आपके पास डिस्प्लेसमेंट रखूंगा तो R1 माइनस में R2, यही हो जाएगा। तो इसको रख सकता हूं भाई, तो इसको इस इक्वेशन में रखता हूं। देन आपके पास इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से देखता हूं तो देन आपके पास F21 बना, दैट इज G M1 M2 अपॉन में आपके पास था R12, R1T की वैल्यू तो क्या है R2 माइनस में R1, दैट इज R2 माइनस में R1 का क्यूब इनटू में R आपके पास यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर मैं लगाऊंगा तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा भाई, सॉरी R12 आपके पास क्या है, दैट इज R2 माइनस में R1, ठीक है। तो ये आपके पास इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। इसको अगर F12 को लिखता हूं, देन F12 को लिखूंगा तो G M1 M2 अपॉन में F12, अब यहाँ पे R1 आपके पास क्या है R12, तो R12 को अगर लिखता हूं, सॉरी ये F21 लिखा था तो आपके पास ये अभी लिखूंगा भाई, हाँ F12, तो F12 को अगर मैं लिखता हूं तो F21 क्या आपके पास R21 क्या है R1 माइनस में R2, R1 माइनस में R2 का क्यूब इनटू में R1 माइनस में R2। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द आपके पास क्या है भाई वेक्टर फॉर्म। तो ये आपके पास क्या बताएगा, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। F12 अगर मेरे को निकालना है तो अपोजिट रिएक्शन में आपके पास लूंगा, क्योंकि तो आपके पास न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। अगर सेम ले लूंगा तो आपके पास ग्रेविटेशन का ये फोर्स ऐसा आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1-2 ले लेता तो आपके पास डिस्टेंस क्या आती है नेगेटिव में, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या लिख लिया R21। इस R21 की अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा R21 अपॉन में R21, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेम अप्लाई किया, फिर F12 के लिए अप्लाई किया तो आपके पास R³ आ गया, F21 के लिए अप्लाई किया तो आपके पास ये कंपोनेंट आ गया। अब R12 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो आपके पास हो जाएगा R2 माइनस में R1, और अगर R21 की वैल्यू निकालता हूं तो R1 माइनस में R2। तो ये आपके पास मतलब ये चेंज हो जाएंगे, कहने का मतलब एक बार तो यहां से चलूं तो ये आ जाएगा, एक बार यहां से चलूंगा तो ये आ जाएगा। जब यहां से R12 चलूंगा तो आपके पास इसमें से ये घट जाएगा, जब यहां से आऊंगा तो आपके पास इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यू को मैंने पुट करूंगा तो ये आपके पास नाउ दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्म है भाई, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं भाई आपके पास, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ग्रेविटेशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन, कि अगर ग्रेविटेशन का आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकालना हो तो कैसे करता है। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब मैं आपके पास बताऊं तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि जो एल्जेब्रिक सम कर दो टोटल फोर्स के बराबर। कहने का मतलब सपोज कर लो आपके पास, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूं भाई, आपके पास यहां से कोई पॉइंट ले लेता हूं, दैट इज m0 इज द मास। कोई आपके पास स्टार्टिंग मास ले लिया m0, या आपके पास m1 मान लिया, या आपके पास m2 मान लिया, और सपोज कर लेते हैं आपके पास mn मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर इसके डिस्टेंस की बात करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा r आपके पास 0-1, इसकी डिस्टेंस की बात करूंगा तो आपके पास R02, और इसकी डिस्टेंस की बात करूंगा तो R0n। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या स्टेटमेंट देता है, इट स्टेट्स दैट द equal the total force exerted by the gravitation, जो total force exert हुआ है attraction force का is always equal to the algebraic sum of the different masses। जो भी different masses रहेंगे, जो point masses है उनका अगर आपके पास algebraic sum लेता हूं तो आपके पास उसके बराबर रहेगा। कहने का मतलब अब अगर मैं यहां से force निकालूं, that is the कहने का मतलब जो आपके पास ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बता रहा है कि F is equal to में F01 का जो फोर्स लगेगा प्लस में F02 का जो फोर्स लगेगा प्लस में F03 का जो फोर्स लगेगा प्लस में F0n का जो फोर्स रहेगा इज ऑलवेज इक्वल। तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट दी, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर मैं यहां से करता हूं देन आपके पास F01 अगर निकालता हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा G m0 m1, क्योंकि 01 का मतलब मास 0 और m1 अपॉन में r², बट r² की अगर वैल्यू को लिखता हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, दैट इज r10 का स्क्वायर अपॉन में r10 यूनिट वेक्टर। इसको सेम पोजीशन में करूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज अगर ये आपके पास अब नेगेटिव टर्म में इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, सो यहाँ पे भी 0-1 रहेगा, सॉरी यहाँ पे करना भाई 0-1, और यहाँ पे भी आपके पास 0-1-0। क्यों, क्योंकि आपके पास नेगेटिव टर्म में है। अगर पॉजिटिव में बनाना है देन G m0 m1 अपॉन में R01 का स्क्वायर इनटू में ये आपके पास R1 यूनिट वेक्टर, ये मैंने पॉजिटिव टर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली जो फोर्स आया। F02 अगर निकालता हूं देन आपके पास G m0
m2 अपॉन में r02 का स्क्वायर इनटू में ये आपके पास हो जाएगा r02 यूनिट वेक्टर। बट अगर आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने ये लिख ली सेम एज इट इज इसकी तरह, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, सॉरी भाई इसको यहाँ पे 10 जब 01 करना पॉजिटिव बनाने के लिए, तो यहाँ पे 02 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड निकालता हूँ f0n निकाल लेता हूँ, दैट इज g m0 mn अपॉन में r0n का स्क्वायर इनटू में r0n का यूनिट वेक्टर। अब अगर ये तीनों इक्वेशंस को दो देखता हूँ तो टोटल फोर्स क्या मैं बराबर करता हूँ, देन मैंने क्या पढ़ा हुआ है f इज इक्वल टू में f01 प्लस में f02 अप टू f0n, सारों को जोड़ दूं, देन f इज इक्वल टू में, अब यहाँ पे अगर मैं जोड़ता हूं तो आपके पास है g m0 m1 अपॉन में r01 का स्क्वायर इनटू में r01 का यूनिट वेक्टर, प्लस में यहाँ पे करता हूं g m0 m2 अपॉन में r02 का स्क्वायर इनटू में r02 का यूनिट वेक्टर, देन आपके पास प्लस में सारा हो जाएगा, दैट इज g m0 mn अपॉन में r0n का स्क्वायर इनटू में r0n का यूनिट वेक्टर क्या है। अब इसको यहाँ पे करता हूं भाई, अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू में आपके पास यहां से क्या कॉमन आ सकता है, g m0 आपके पास कॉमन आ सकता है, तो मैं क्या कर लेता हूं g m0 को मैंने ले लिया कॉमन आउट, देन आपके पास क्या बन गया, देन अंदर आपके पास बचा दैट इज, या फिर सिर्फ g को कॉमन आउट ले लेता हूं, तो g को कॉमन आउट लिया, देन आपके पास क्या कर दूंगा, अब बचेगा आपके पास दैट इज m0 m1 अपॉन में r01 का स्क्वायर इनटू में r01 यूनिट वेक्टर, प्लस में m0 m2 अपॉन में r02 का स्क्वायर इनटू में r02 का यूनिट वेक्टर, प्लस में m0 mn अपॉन में r0n का स्क्वायर इनटू में r0n का यूनिट वेक्टर, ये आपके पास बचा। देन f इज इक्वल टू में g ले लिया बाहर, अब इसका एल्जेब्रिक सम लगा देता हूं, दैट इज i टेंड्स टू 1, तो m ये आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज आपके पास बन जाएगा m0i, ठीक है, m0i अपॉन में यहाँ पे बन जाएगा r0i का स्क्वायर इनटू में r0i का यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास एक जो टोटल फोर्स निकला है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो इतना ही आपको कंसेप्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है भाई आपके पास दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कंसेप्ट है भाई, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होती है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ते हो तो क्या करते हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होगी तो वहां पे ग्रेविटी एग्जर्ट करती है। तो कैसे करती है, तो मैं आपके पास बताऊं कि हमने पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू में mg, अगर वेट की बात करता हूं क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ दैट F इज इक्वल टू में ma, बट यहां से a इज इक्वल टू में g, बिकॉज एक्सेलरेशन है किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, देन F इज इक्वल टू में mg। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं दैट g इज इक्वल टू में f अपॉन में m, ये हो जाएगा आपके पास। अब भाई अब आपके पास क्या कर सकता हूं कि इफ मास इज टेकन 1 किलोग्राम, अगर आपके पास मास 1 किलोग्राम ले लिया देन g इज इक्वल टू में f, कहने का मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ऑफ अर्थ का व्हेन इट इज टेकन एज द मास ऑफ 1 यूनिट। अगर मास 1 यूनिट ले लेता हूं तो देन आपके पास g इज इक्वल टू में f के बराबर हो जाएगा। अब अगर SI यूनिट की बात करता हूं तो मैं क्या बता रहा हूं कि एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन की अगर मैं SI यूनिट की बात करता हूं तो हमने पढ़ा हुआ है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, अब ग्रेविटी भी सेम कंसेप्ट है दैट इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करता हूं तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर का मतलब आपके पास क्या होता है लेंथ और सेकंड का मतलब टाइम, ये आपके पास आ गया। तो सेम एज द ग्रेविटी दैट इज lt माइनस में 2, तो ये आपके पास है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटी। अब आपके पास बता दो कि अब एक रिलेशन होता है द रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटी एंड रिलेशन बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में एक रिलेशन बताएगा। क्या रिलेशन बताया गया भैया आपके पास कि अगर देखो ये कोई भी मैंने सेंटर अर्थ ली, ये कोई भी सेंटर ले लिया, अब यहाँ पे कोई मैंने मास रख दिया किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो अंदर नीचे की तरफ पड़ेगा। अब जो यहाँ पे जो वेट लगेगा वो तो क्या होगा mg, और सपोज कर लेते हैं ये आपके पास इसकी डिस्टेंस है दैट इज r, क्लियर है। अब यहां से और आपके पास एक ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट करेगा, ठीक है। अब ग्रेविटेशन फोर्स मैंने F पढ़ा हुआ है क्या कि मैंने पहले तो ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू में g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब m1 की बजाय मैं क्या कर लेता हूं मास ऑफ द अर्थ,
और m2 की बजाय क्या कर लेता हूं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन आपके पास F इज इक्वल टू में जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये मास ऑफ द, तो ये आपके पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको भाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कर लेने, और ये आपके पास है मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, ओके। अब आपके पास यहां से अगर मेरे पास ये मेरे पास फोर्स हो गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब अभी हमने निकाला दैट F इज इक्वल टू में mg, देन अभी हमने निकाला दैट F इज इक्वल टू में mg, इक्वेशन नंबर 2। अब बोथ इक्वेशंस को देखता हूं तो दोनों में इक्वेशन में फर्स्ट को रिलेट सेकंड को रिलेट करता हूं, देन LHS बराबर तो RHS भी बराबर, इट मींस g m m अपॉन में r स्क्वायर इज इक्वल टू में mg, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैंसिल आउट, देन ग्रेविटी इज इक्वल टू में दैट इज जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, हियर m इज द मास ऑफ अर्थ, वो किसका मास है, दैट इज अर्थ का मास है, एंड r इज द आपके पास जो हमने r ले रखी दैट इज द डिस्टेंस है आपके पास, या फिर मैं कहूं कि रेडियस है, दैट इज जी एम अपॉन में r स्क्वायर। और ग्रेविटी अगर अर्थ की निकालता हूं तो ग्रेविटी एट द अर्थ अगर निकालता हूं तो ग्रेविटेशन की वैल्यू हमें पता है दैट इज 6.67 into 10 raised to power minus का 11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द अर्थ की बात करता हूं दैट इज 6 into 10 raised to power 24 अपॉन में रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास अप्रोक्स होती है भाई, रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो अप्रोक्स 6 into में मतलब इनटू में 10 raised to power 11 समथिंग कुछ 12 के आसपास होती है। अगर यहाँ पे इन दोनों को जब सोल्व आउट करता हूं देन ग्रेविटी जो आपके पास बन के आती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ग्रेविटी पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, ये एक्सेलरेशन के बराबर होती है, तो एक्सेलरेशन की अगर यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो ग्रेविटी आपके पास ऑन द अर्थ, ये मैं अर्थ की बात करता हूं दैट इज द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास एक रिलेशन बताया बिटवीन द ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है भाई, ठीक। अब भाई हमने ग्रेविटी पढ़ी है, अब उसके इफेक्ट की बात करते हैं। अब मैं करता हूं यहां से दैट इज द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ऑन किस पे भाई, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की बात करता हूं वेरिएशन कि फर्स्ट अगर मैं पार्ट करता हूं आपके पास क्या कि इफेक्ट ऑफ हाइट, कि हाइट पे क्या इफेक्ट रहेगा, इफेक्ट ऑफ हाइट, कि आपके पास अगर ग्रेविटी हाइट पे क्या एग्जर्ट करेगा तो वो वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब आपके पास सपोज कर लेते हैं आपके पास ये कोई भी अर्थ सरफेस है, ठीक है, जिसका मास है आपके पास m, जिसकी डिस्टेंस अगर मैं रेडियस की बात करूं तो वो आपके पास मैंने ले ली r। क्लियर है। अब यहां पे मैं कुछ हाइट पे आपके पास मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दी दैट इज m, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रख दी और आपके पास उसकी हाइट मैंने ले ली दैट इज h। क्लियर है। अब यहां पे अब अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पे अगर मैं देखता हूं तो ग्रेविटी अगर मैं देखता हूं, अब ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो G इज इक्वल टू में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब अगर मैं ग्रेविटी एट द हाइट की बात करता हूं, जी डैश मान लेते हैं हाइट के लिए, दैट इज जी एम अपॉन में मास तो मेरे पास सेम रहेगा, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो अब क्या हो जाएगी, आर प्लस में एच का स्क्वायर, तो आर प्लस में एच का स्क्वायर। ये मत करना भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो मास ऑब्जेक्ट मान लिया, ये मास ऑफ द अर्थ है तो मास ऑफ द अर्थ तो सेम रहेगा, दैट इज आर प्लस में एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई। अब मैं क्या कर देता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। जब करता हूं तो आपके पास क्या बनेगा, दैट इज जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू में जी एम अपॉन में आर प्लस में एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। अब ये कंसेप्ट जाएगा यहां और ये कंसेप्ट आएगा ऊपर, इट मींस क्या लिख सकता हूं, दैट इज जी एम
जी m की वैल्यू की बात करता हूं, देन 4/3 पाई r माइनस में d का होल क्यूब अपॉन में r माइनस में d का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, देन आपके पास g डैश बच गया, दैट इज 4/3 पाई g रो r माइनस में d। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपके पास इक्वेशन नंबर बच गई, दैट इज सेकंड। ठीक है भाई, अब आपके पास निकालना कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं करता हूं डिवाइड इक्वेशन सेकंड, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या डिवाइड कर दूंगा, देन आपके पास g डैश अपॉन में g इज इक्वल टू में 4/3 पाई g रो r माइनस में d अपॉन में 4/3 पाई g रो इंटू में और सॉरी भाई, देन आपके पास ये तो सारा कैंसिल आउट हो गया, देन आपके पास क्या बचा, अब इसको यहां लिखता हूं, दैट इज g डैश अपॉन में g इज इक्वल टू में आपके पास बचा, दैट इज r माइनस में d अपॉन में r, या फिर दूसरी टर्म में लिखूं, दैट इज g डैश अपॉन में g इज इक्वल टू में अलग अलग लेता हूं, r बाई r माइनस में d बाई r, देन g डैश अपॉन में g की वैल्यू करता हूं, दैट इज r बाई r करूंगा तो 1 माइनस में d बाई r, तो ये आपके पास आया, दैट इज g डैश इज इक्वल टू में g इंटू में 1 माइनस में d बाई r। तो ये आपके पास इफेक्ट ऑन द डेप्थ पे आया, ये आपके पास इसके ऊपर डिफेक्ट, इसके ऊपर डिफेक्ट आया, दैट इज द इफेक्ट ऑन डेप्थ। कहने का मतलब अगर आप डेप्थ में भी जाएंगे तो भी ग्रेविटी आपके पास डिक्रीज होगी भाई, क्लियर है। अब इसी के साथ एक बार मैं आपके पास बताऊं क्या, कि एक बार थोड़ा सा एक पॉइंट में बता देता हूं कि अगर यहाँ पे सेंटर की अगर आपके पास ग्रेविटी निकालनी है कि व्हाट इज द ग्रेविटी ऑन द सेंटर, तो सेंटर का मतलब इस d की वैल्यू को क्या पुट कर दूं, r पे वापस आ जाऊं, अगर r पे वापस वैल्यू पुट कर दूंगा, देन g डैश इज इक्वल टू में g इंटू में 1 माइनस में r बाई r से कैंसिल आउट होके 1 माइनस 1 0, तो ये आपके पास 0, दैट इज ग्रेविटी एट द सेंटर इज इक्वल टू में 0। तो आपके पास जो ग्रेविटी आएगी वो सेंटर पे क्या रहेगी, 0। अगर मैं इसके ग्राफिकल की मेथड की बात करूं तो ये आपके पास इसका ग्राफिकल मेथड हो जाएगा, दैट इज ग्रेविटी, और ये आपके पास कोई भी डिस्टेंस जो आपके पास रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास सीधा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्लियर है। तो कहने का मतलब हमने 2-3 इफेक्ट किए, दैट इज द ग्रेविटी ऑन द हाइट। तो ग्रेविटी ऑन द हाइट अगर मैं आपके पास हाइट में बढ़ता चला जाऊं तो ग्रेविटी तब भी घटेगी, ग्रेविटी अगर डेप्थ में जाता हूं अर्थ के तो भी आपके पास ग्रेविटी घटेगी, सेंटर पे आपके पास ग्रेविटी 0, क्लियर है। Then now in this video we concluded with the topic of that is the vector form of the gravitation, second is the principle of superposition of gravitation, and third is the gravity and the variation of the gravity। gravity का variation हमने किस टाइप से होता है। तो these are the content done in this video। if you are facing any queries or doubt then you can comment us in the comment section। thank you for watching us, also like, share and subscribe। thank you।